नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील पांडे। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दूसरी महत्वपूर्ण खबर कि नाटो का विस्तार हो रहा है। यूक्रेन को लेकर के एक बड़ा संकट पैदा हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण खबर कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जिस प्रकार से अशांति फैली है, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान का आगमन हो, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, बांग्लादेश, लंका में आर्थिक अस्थिरता, तो जो दक्षिण एशिया में जो संकट पैदा हुआ है, चीन जिसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति, मोतियों की माला नीति, कैसे चीन ने अभी हम्बन टोटा का विवाद सामने आया, श्रीलंका के बंदरगाह पर चीन ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, कैसे ग्वादर तक चीन अपना बंदरगाह बनाने में सफल रहा। अगली महत्वपूर्ण चीज कि कैसे पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ा। तो ऐसी सभी परिस्थितियों को मिलाकर अगर आज हम भारत की भू राजनीति देखें कि यह कहा जा रहा है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है और भारत इसमें दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे पास जो स्किल्ड मैन पावर है, हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, हमारी जो कूटनीति है, हमारे देश के नागरिकों की जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो मेधा है, जो भारत से लेकर और विदेशों तक दिख रही है, और जिस प्रकार से हमारे यहां कठोर परिश्रम करने वाले नागरिक और बड़ा सपना देखने वाले लोग, क्या ऐसी स्थितियों में 21वीं शताब्दी में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा? हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं और इसका समाधान क्या है? आज अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो आज भारत के सामने जो पहला बड़ा संकट है, जो हमारी सुरक्षा चिंताओं को सामने ला रहा है कि लगातार चीन किस प्रकार से अपना विस्तार कर रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला नीति कही गई, कि भारत के पड़ोसी देशों पर नियंत्रण स्थापित करना, खासतौर पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करना। दूसरी बड़ी चिंता भारत के लिए इस पूरे क्षेत्र में जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है, जो हमारे लिए आर्थिक और सुरक्षा दोनों मामलों में बहुत खतरनाक है, कि अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का आगमन, और अभी आपने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एससीओ की बैठक में रूसी राष्ट्रपति के सामने हाथ जोड़ा और उन्होंने निवेदन किया, किस प्रकार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में संकट पैदा हो रहा है। लंका में आपने देखा कि लोग सड़कों पर उतर आए, और कई और देशों में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत जिस प्रकार से हमारे देश में आज आर्थिक विकास हो रहा है, खासतौर पे मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है, हमारा देश इनोवेशन का हब बन रहा है, हमारे देश में शैक्षिक विकास हो रहा है, हमारे देश में मेक इन इंडिया से लेकर के और जितनी ऐसी योजनाएं आई वो आगे बढ़ी, और कैसे भारत ने अपने कूटनीतिक संबंध के द्वारा पूरे दुनिया में अपना प्रभाव स्थापित किया है। हमारे भारतवंशी जो दुनिया के अलग अलग देशों में प्रभावशाली स्थितियों में हैं, वो कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और आज के संदर्भ में भारत के लिए, अपनी जियोपॉलिटिक्स के लिए सही रणनीति क्या है। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, कभी आपने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखा कि किस प्रकार से भारत का कद बढ़ा है और अगली बार भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। किस प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पर दबाव डाला कि यूक्रेन का मामला कितना संवेदनशील है, पूरी दुनिया इससे किस प्रकार से प्रभावित है, और कैसे हमको इसको रोक करके, और ऊर्जा संकट और खाद्य संकट जो दुनिया के सामने आज दो बड़े संकट हैं, उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 2001 में एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन के रूप में सामने आया, प्रारंभ में इसका मुख्य उद्देश्य था कि इन देशों में जो खासतौर पे आतंकवाद से प्रभावित हैं, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, कैसे इन देशों में आपस में सहयोग बढ़ाना और इन क्षेत्रों में आतंकवाद को कमजोर करना। और उसके लिए बेहतर क्या हो सकता है, हम अपने बाजारों को खोलें, बाजार अर्थव्यवस्था का विकास करें और युवाओं को ऐसी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ें
लेकिन कैसे यह संगठन आर्थिक से आगे बढ़कर एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संगठन बना? चूंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, भौगोलिक और जनसंख्या के आधार पर। और कैसे अभी हाल ही में समरकंद में इसकी जो बैठक हुई उसमें हमारी सुरक्षा चिंताएं सामने आई हैं, और कैसे आज हम वैश्विक भूमिका निभाने में आगे बढ़े हैं। और जब भारत इसकी मेजबानी करेगा तो नए नए मुद्दे सामने आएंगे और भारत की भूमिका भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आज जो पहली महत्वपूर्ण बात है कि एससीओ जैसे संगठन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो, और क्षेत्रीय शांति को लेकर के खासतौर पर जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं, फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है, खाद्य सुरक्षा है, और दूसरा हमारी जो आने वाले समय में हमारी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं, इन दोनों को लेकर के कैसे सभी देश आपस में सहयोग कर सकते हैं और भारत इसका नेतृत्व कर सकता है। दूसरी बात जो आतंकवाद का मुद्दा है, आज वह एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में सामने आया कि जो खासतौर पर एससीओ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए देश हैं, उनमें जो चरमपंथी गतिविधियां हैं, एक्सट्रीमिस्ट पावर्स हैं, कैसे उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। और हाल ही में महत्वपूर्ण इसलिए हुआ है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की वापसी हुई उसके बाद से जो स्थितियां दिखनी शुरू हुई, तो आज भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि एससीओ जैसे संगठन के माध्यम से हम केवल अपना अंतरराष्ट्रीय कद ही नहीं बढ़ाएं, बल्कि इस क्षेत्र की जो सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं उसको हल करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए है जो दक्षिण एशिया में अशांति का। निश्चित रूप से भारत की भू राजनीति के लिए यह बहुत चिंता का विषय है कि हमारे पड़ोसी देशों में किस प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं उभरकर सामने आई हैं। श्रीलंका में सबने देखा कि कैसे श्रीलंका में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे, राजनीतिक आर्थिक संकट वहां सामने आया। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद किस प्रकार से अशांति का दौर फिर से प्रारंभ हुआ। नेपाल में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। बांग्लादेश में चरमपंथी, ऐसे कट्टरपंथी संगठन सामने आए, वहां भी राजनीतिक अशांति सामने दिखी। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में बड़े समय से, लंबे समय से वहां पर ऐसा एक राजनीतिक आर्थिक संकट चला आ रहा है। तो जब भी इस क्षेत्र में ऐसी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधित चिंताएं सामने आएंगी तो भारत की भू राजनीति इस प्रकार की है कि सबसे ज्यादा उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी देश भारत से जुड़े हुए हैं, और जो महत्वपूर्ण संकट है वो यह है कि सार्क जैसे जो संगठन वो क्यों नहीं प्रभावी हो पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर देश अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। पाकिस्तान हर बार इसमें कश्मीर का मुद्दा उठाता है, पाकिस्तान हर बार इसमें कोशिश करता है कि द्विपक्षीय विवादों को आगे बढ़ाया जाए, तो किसी एक कॉमन एजेंडे पर यहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। जबकि सभी देशों के लिए, जो सार्क से जुड़े हुए देश हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वे सभी एक साझा संसद, एक साझा मुद्रा, आपस में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के लिए बाजार को खोलने और एक ऐसा वीजा उपलब्ध कराने पर जोर दें जो आपस में नागरिकों को संवाद को बढ़ावा दे, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दे। तो सार्क आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हम अपने पड़ोसी देशों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अस्थायित्व को बढ़ावा दे करके अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, अपनी सुरक्षा चिंताओं को कम कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यहां मुद्दा है कि हम क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत होकर के पूरे दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भारत के लिए आज मुद्दा है कि आसियान जैसे देश, जो भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी देश हैं जिनसे हमारा सदियों से हमारा आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। इन देशों के साथ कैसे भारत अपने संबंधों को और बेहतर बना सकता है, और खासतौर पर आसियान के वो देश जिनसे लंबे समय तक हमारी सांस्कृतिक विरासत का वो हिस्सा रहे हैं और बड़े पैमाने पर हमारा व्यापार है। पहले भारत की विदेश नीति लुक ईस्ट
पूरब की ओर देखो के रूप में सामने आई। फिर मोदी जी ने इसको बदला और एक्ट ईस्ट का नाम दिया कि पूरब में ज्यादा से ज्यादा करने की आवश्यकता है, वहां बेहतर करने की आवश्यकता है, उनसे अपने आर्थिक सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने की बात है। कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, सड़क मार्ग से जोड़ने की बात हुई, इन क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देने की बात हुई, और इन देशों से इन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया कि हम यहां ज्यादा से ज्यादा इनसे व्यापार कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनसे आर्थिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो आज 3 संगठन, खासतौर पर जो संकट आपने देखा कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति लगातार कमजोर हुई है, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो कैसे मजबूत होता चला जा रहा है, एक ध्रुवीय विश्व के खतरे बढ़ रहे हैं, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन कमजोर होंगे तो भारत की भूमिका यहां महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से भारत की हमेशा मान्यता रही है कि दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक राजनीतिक संकट न पैदा हो, किसी प्रकार के ध्रुव सामने न आए, किसी प्रकार का संघर्ष न पैदा हो, और इसके लिए क्या आवश्यक है कि क्षेत्रीय सहकारिता, रीजनल कोऑपरेशन और आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो यहां महत्वपूर्ण विषय है कि आज एक ध्रुवीय विश्व के खतरे, चीन की आक्रामकता जिस प्रकार से बढ़ रही है, और पूरे दक्षिण एशिया में जो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक संघर्ष बढ़ रहा है, अस्थिरता बढ़ रही है, उसका भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आज हमें अपनी वैश्विक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि एससीओ, सार्क और आसियान जैसे देशों के साथ, संगठनों के साथ हमें अपने संबंध को बढ़ाने की आवश्यकता है, और इससे भारत जैसे ही एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में विकसित होगा, हमारी स्वीकार्यता पूरी दुनिया में बढ़ेगी, हमारा आर्थिक सामाजिक विकास होगा, और इन सभी क्षेत्रों में जहां पर इस प्रकार के संकट हैं वो दूर होंगे। तो आज भारत के दृष्टिकोण से यह बहुत आवश्यक है कि इन क्षेत्रीय संगठनों से हम अपना संबंध बढ़ाएं और इसमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।